ग्रेविटेशन चैप्टर में अभी जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोड्यूस बाय मास। ग्रेविटेशनल फील्ड किसका होता है? मास का होता है। तो जिस बॉडी का मास होगा उस बॉडी के सराउंडिंग में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो एवरी मास प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। तो मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे मैग्नेटिक पोल कैन बी नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो मैग्नेटिक पोल अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मास। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। और मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? मैग्नेटिक पोल का होता है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे ग्रेविटेशन में हमने स्टडी किया था कि कोई भी दो पार्टिकल्स या कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली दो मासेस अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस डायग्राम। यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, यहां पे दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दीज टू पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। वी से पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट एक्चुअली स्पीकिंग पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। बिकॉज अगर आपको किसी पे फोर्स अप्लाई करना है तो आपको उस बॉडी को पहले टच करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन कॉन्टेक्ट। तो जब तक आप किसी बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे आप उसको फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। बट इस केस में क्या हो रहा है? m1 m2 का तो आपस में कॉन्टेक्ट है नहीं। यहां पे m1 है, यहां पे m2 है और ये दोनों एक डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट तो हुआ नहीं है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किसने किया? m1 m2 ने तो अप्लाई नहीं किया बिकॉज m1 m2 आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया उनके ग्रेविटेशनल फील्ड ने। इसका मतलब ये जो मास m1 है उस मास m1 का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। फिर ये मास m2 जो है उसका भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो वो जो आप सर्कल देख रहे हो ये इनके ग्रेविटेशनल फील्ड है और दोनों मासेस एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के ऊपर एक्ट हो रहा है ये फोर्स किसने अप्लाई किया? ग्रेविटेशनल फील्ड ने अप्लाई किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अप्लाइड बाय द बॉडी, इट इज अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉडी अप्लाई नहीं करता है, उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करता है। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी बॉडी गोज अप टू इंफिनिटी। का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक स्प्रेड होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक स्प्रेड होगा। बट एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ऑलमोस्ट जीरो होगा। जीरो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो यहां जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक पार्ट होगा। इसका मतलब यह नहीं कि ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे खत्म हो गया। ये तो उसका एक सर्टेन स्पेस मैंने ड्रॉ किया है। वैसे m1 m2 के ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक जाएंगे? एट इंफिनिटी। बट जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इतना वीक होगा कि वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा या फोर्स एकदम ही निग्लिजिबल होगा।
What is gravitational field? The space surrounding a material body within which gravitational force of attraction can be experienced. का मतलब मटेरियल बॉडी के अराउंड में जो स्पेस होगा जहां पे उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस होगा किसी दूसरे बॉडी को, दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. एग्जाम्पल देना होगा तो प्लैनेट अर्थ का एग्जाम्पल ले लो. तो वी ऑल आर ऑन द प्लैनेट अर्थ. Let capital M be the mass of the earth and let R be the radius of the earth. तो इस अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. तो एवरी बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. हम लोग सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है. तो अगर कोई यहां पे बॉडी मैंने कंसीडर किया, इस बॉडी का मास समझो स्मॉल m और ये बॉडी अर्थ सरफेस से समझो हाइट h पे है, तो फिर ये बॉडी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसने अप्लाई किया? अर्थ ने अप्लाई किया. बट ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने नहीं अप्लाई किया. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अप्लाई किया. तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, that force is exerted by gravitational field of the earth. तो फिर इस मास का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h हो गया. तो फिर इस f का फॉर्मूला क्या होगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी करने के बाद अभी उसके दो प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन होता है उसके दो प्रॉपर्टी से. वी डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड बाय इट्स टू प्रॉपर्टीज. तो ग्रेविटेशनल फील्ड के दो प्रॉपर्टी क्या है? पहला है इंटेंसिटी और दूसरा है पोटेंशियल. What are the two properties related to gravitational field? एक है इंटेंसिटी और दूसरा है पोटेंशियल. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो प्रॉपर्टी होंगे, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के भी दो प्रॉपर्टी होंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल. तो इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ये तीनों टाइप के फील्ड के लिए कॉमन है. तीनों फील्ड कौन से? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ. तो वी कैन कॉल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और वी कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल कैपिटल ई. समटाइम्स इसका सिंबल आई भी होता है, आइदर ई सिंबल या आई सिंबल. ओके, अभी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करने के लिए सपोज यहां पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ऑफ मास कैपिटल M. तो ये एक मास है whose value is कैपिटल M और ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है. मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ डिफाइन करना है. एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है. का मतलब एट एवरी पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिफरेंट होगा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो हमको जो इंटेंसिटी डिफाइन करना है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिफाइन करना है. बिकॉज जैसे पॉइंट चेंज होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी चेंज होगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी चेंज होगा. तो सपोज हमको इस पॉइंट का इंटेंसिटी डिफाइन करना है. ओके, इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है. तो प्रोसेस क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट मास कंसीडर करेंगे. टेस्ट मास का मतलब एक स्मॉल मास होगा. व्हाट इज टेस्ट मास? एक स्मॉल
मास, एक रेफरेंस मास होगा, वी कैन कॉल इट रेफरेंस मास. टेस्ट मास का मतलब रेफरेंस मास, ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस. एंड लेट स्मॉल m बी द वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट मास. तो हमको जिस पॉइंट का इंटेंसिटी डिफाइन करना है उस पॉइंट पे ये टेस्ट मास रख दो. तो जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है, आई मे कॉल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और आई मे कॉल इट इंटेंसिटी. तो जिस पॉइंट का आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डिफाइन करना है उस पॉइंट पे ये टेस्ट मास रख दो. जैसे हम लोग टेस्ट मास को यहां पे रख देंगे, दिस टेस्ट मास विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास कैपिटल M, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है, मास m का है. तो इफ F is the gravitational force acting on the test mass, then then intensity of gravitational field at that particular point is defined by the formula F upon m. मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं. If F is the gravitational force acting on the test mass, then intensity of gravitational field at that point is F divided by m. The gravitational field strength is force acting per unit mass. Intensity of gravitational field is force acting per unit mass. Okay, so this is how we define intensity of gravitational field. So what is definition of gravitational field strength? So gravitational field intensity at any point in a gravitational field is defined as force acting per unit mass placed at that point. It is force acting per unit mass placed at that point. And remember, gravitational field strength is defined at a given point. अगर इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मास है तो उसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड मास का यूनिट किलोग्राम. तो इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम, विच वी कैन राइट दिस वे आल्सो. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा. डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा. एंड हमको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास जिसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास जिसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा. तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास जिसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. तो चलो फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा. बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन मास. लेट अस कैरी दिस फॉर्मूला लिटिल फर्दर. टेस्ट मास सपोज कैपिटल M से डिस्टेंस r पे है, तो इस मास का ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस r कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है. तो ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला या न्यूटन्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये जो फोर्स F होगा उसका फॉर्मूला होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. एंड वंस वी गेट फोर्स का फॉर्मूला देन वी अप्लाई इंटेंसिटी का डेफिनेशन. तो बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स अपॉन मास. तो E इक्वल्स टू F अपॉन M. तो आपको क्या करना है, इस M को यहां पे डिवाइड करना है. तो व्हाट इज F अपॉन M का फॉर्मूला? तो F अपॉन M का फॉर्मूला होगा G M अपॉन R स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. E इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, where G is universal constant of gravitation, capital M is the mass of the body, and R होगा distance of a point. तो gravitational field strength at a distance r from a mass is given by the formula E equals to G M upon R square. And according to this formula, intensity is inversely proportional to R square.
इसका मतलब एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस. The intensity of gravitational field decreases as we increase the distance. तो फिर ये इंटेंसिटी जीरो कहां पे होगा? This formula या this value can be zero provided denominator is infinite, because anything divided by infinity is zero. तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा. इसका मतलब when r is infinite, that time E becomes zero. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कहां पे होगा? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मास. एंड देयरफॉर आई सेड ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड्स अप टू infinity, because at infinity gravitational field strength becomes zero. So this is concept of intensity of gravitational field. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बाद अभी हमको ग्रेविटेशनल फील्ड का सेकेंड प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल होगा V, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज वेक्टर बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर. नाउ जैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा. तो कंसीडर मास कैपिटल M, ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, एंड वी वांट टू डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P. हमको पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P का डिफाइन करना है, और P कहां पे है? इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंफिनिटी से. इंफिनिटी का मतलब एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो ये सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस है, का मतलब ये सपोज इंफिनिटी है. हम लोग वहां से शुरू करेंगे और यहां पर लोग रख देंगे एक टेस्ट मास. तो ये स्मॉल m क्या है? टेस्ट मास. बट जब इसको डिफाइन करेंगे, जब पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तभी टेस्ट मास को लेंगे यूनिट, का मतलब 1 kg. अभी तो अपनी फिगर उसको m लेंगे. हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है पॉइंट P का, बट ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक चला गया? इंफिनिटी. इसके लिए वो शुरू कहां से करेंगे? एट इंफिनिटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड गोज अप टू इंफिनिटी. तो ये जो टेस्ट मास है, इसको इंफिनिटी से पॉइंट P तक हम लोग लेके आएंगे. तो जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है, उस पॉइंट तक ये टेस्ट मास डिस्प्लेस होगा. तो ये जो टेस्ट मास m है, उसको हम लोग इंफिनिटी से पॉइंट P तक डिस्प्लेस करेंगे, और टेस्ट मास को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन पॉइंट P का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. आई रिपीट, इस टेस्ट मास को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन पॉइंट P का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. Gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass. का मतलब डेफिनेशन में ये जो टेस्ट मास होगा, ये यूनिट होगा. यूनिट का मतलब 1 kg. Unit mass from infinity to that point. So according to the definition, potential equals to work done upon mass. Work done W and mass is m, तो potential V becomes W by m. अगर आपको याद होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E equals to force upon mass. तो intensity is force upon mass and potential is work done upon mass. फिर इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन जूल में, मास किलोग्राम में, तो इट इज जूल पर किलोग्राम, एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी.
अगर पोटेंशियल का आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन मास। वर्क डन का डायमेंशन m1 l2 t-2 और मास का m1 m1 कैंसिल, तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा l2 t-2। Now after the definition of potential, let us now derive the formula of gravitational potential at point P। इसका हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। Now let us obtain one formula for gravitational potential at a point। और इस डेरिवेशन में हमको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है। ओके, एक फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो कंसीडर मास कैपिटल M, ये मास कैपिटल M है। इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके सराउंडिंग रीजन में। कंसीडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस मास। तो पॉइंट P इस मास से डिस्टेंस R पे है। वी वांट टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमको पॉइंट P का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। And by definition, gravitational potential at point P is the amount of work done in bringing unit mass from infinity to the point P। तो अगर हमको पॉइंट P का पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको वर्क डन फाइंड करना है टू ब्रिंग 1 kg मास का मतलब यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। इंफिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस, मैंने डायग्राम में यहां लिखा है, बट इंफिनिटी का मतलब एकदम दूर होगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो 1 kg को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो हमको ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा वर्क डन फाइंड करेंगे और ये टोटल वर्क डन ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड ईच स्मॉल वर्क डन होगा dw का मतलब इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में हम लोग ऐसे छोटे छोटे वर्क डन करेंगे। उसमें से एक वर्क डन को फाइंड करेंगे और फिर सब छोटे छोटे वर्क डन का एडिशन करेंगे एंड दैट एडिशन इज डन बाय इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन होता है समेशन। तो हमारा डेरिवेशन का स्टेप ऐसे होगा, पहले एक छोटा वर्क डन फाइंड करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो तो हमको टोटल वर्क डन मिलेगा। तो वी विल फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का मतलब ये यूनिट मास हम लोग पॉइंट A तक लेके आए। पॉइंट A का डिस्टेंस इस मास से x डिफाइन करो और फिर इसको A से B तक डिस्प्लेस करेंगे बाय द अमाउंट dx। उसके लिए जो वर्क डन होगा और dw होगा उसको फाइंड करेंगे और एक बार dw मिल गया फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, का मतलब इसका हम लोग समेशन करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिलेगा। तो in step number 1 we find out gravitational force of attraction on unit mass which is at point A। तो फिर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये फाइंड करेंगे। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, x है। तो अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला, तो F इक्वल्स टू G कैपिटल N, दूसरा मास कितना है 1 kg और डिस्टेंस कितना है x, तो उसका स्क्वायर, तो इट इज gm अपॉन x स्क्वायर। This is gravitational force acting on unit mass at point E। फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम A से B बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। तो सेकंड स्टेप हम लोग एक छोटा वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन छोटा है इसके लिए उसका सिंबल dw है, d का मतलब स्मॉल वैल्यू एंड वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx है और फोर्स F है, फिर F का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो देयरफॉर dw इक्वल्स टू gm बाय x स्क्वायर इनटू dx। तो ये हमको मिला स्मॉल वर्क डन। तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन होंगे इस यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में। तो इन छोटे छोटे वर्क डन को भी हम लोग को ऐड करना है, दैट एडिशन इज परफॉर्म बाय इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप होगा टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू
point P, and that will be equal to integration of dW. Total work done W is integration of dW. ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। तो मतलब सब छोटे छोटे वर्क डन को ऐड कर रहे हैं, का मतलब उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। Then we substitute the value of dW. What is the value of dW? gm by x square into dx. So dW मैंने substitute किया। Now here we express limits of integration. का मतलब हमको जो समेशन करना है वो कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है। हमको यूनिट मास को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, और पॉइंट पी का डिस्टेंस मास से आर है। तो यहां पे लोअर लिमिट होगा इंफिनिटी और अपर लिमिट होगा आर। इसका मतलब यूनिट मास इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी अप टू डिस्टेंस आर। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। While doing integration, we always take the constants outside. तो इसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको इंटीग्रेशन के बाहर ट्रांसफर करो। तो gm will come outside एंड इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x² का होगा। बट 1/x² इज x⁻², ये ऊपर चला गया तो x⁻² हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx होता है x⁻n+1/n+1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे n कितना है, -2 है, तो -2 + 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। एंड सेम पावर इन द डिनोमिनेटर। तो फिर इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻1/-1। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर ये लिमिट जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएंगे। वी हैव सॉल्व द इंटीग्रेशन, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लिमिट्स। तो दे विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट। फिर ये माइनस साइन यहां पे बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा -gm एंड x⁻1 इज 1/x। इसको लिखा 1/x। अब ये लिमिट सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस x इक्वल्स टू लोअर लिमिट। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। So when I put x as upper limit, I get 1/r. When I put x as lower limit, I get 1/infinity. So this is upper limit minus lower limit. But 1/infinity becomes 0. Anything divided by infinity is 0. तो ये टर्म 0 हो गया। तो what is the final equation? Minus of gm/r, because ये टर्म तो 0 है। एंड जो वर्क डन होगा यूनिट मास पे, जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज सेम एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो V इज सेम एज वर्क डन, एंड वर्क डन कितना था, -gm/r था। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। V इक्वल्स टू -gm/r, वेयर कैपिटल M इज द मास एंड R होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड अगर पोटेंशियल R के इनवर्स प्रोपोर्शन में, एक पॉइंट और ऑब्जर्व करो कि पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पॉसिबल नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल R के इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसका मतलब पोटेंशियल 0 कब होगा, यहां पे R होगा इंफिनिटी, तभी पोटेंशियल होगा 0। तो when denominator is infinity, value becomes 0. तो at infinity पोटेंशियल 0 होगा, का मतलब इस मास का पोटेंशियल 0 कहां पे होगा, at infinity। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला था gm/r², उसमें माइनस उसमें प्लस था। तो इंटेंसिटी वाज gm/r²। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट।